नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। आइए मिलते हैं प्रीति श्रीवास्तव जी से और बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके फिटनेस जर्नी के बारे में। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रीति जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप काफ़ी टाइम तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़कर काम करते रही हैं। फिटनेस वाकई क्या इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए रहा है कि इस पर आपने डेडिकेटेड एक जिम या बाकी सारे इस तरीके की फिटनेस की एक जर्नी को की आपने शुरुआत की? बिल्कुल रचना जी, फिटनेस हमारे लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई हो, चाहे आप 9 to 5 कुछ भी कोई भी जॉब कर रही हो, फिटनेस हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि मतलब मैं मानती हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में 1 घंटे अपने आप को देती हैं या शाम में 1 घंटे अपने आप को देती हो तो आप पूरे दिन बहुत फ्रेश फील करती हैं, बहुत लाइट फील करती हैं। मैं हर किसी से कहूँगी कि अपने लाइफ में फिटनेस को ज़रूर ऐड करें। वो चाहे वो छोटे छोटे स्टेप्स में हो, चाहे वो सुबह के 15 मिनट से शुरुआत हो, एक मेडिटेशन से आपकी शुरुआत हो, पर ज़रूर ऐड करना चाहिए सबको। जी। मैं ये थोड़ा सा और जानना चाहूँगी कि आप क्यों स्विच कर गई इस तरफ, क्यों आपको लगा कि इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और साथ ही साथ महिलाओं को फिट करने की आपकी ये जो कोशिश है, ये जो मुहिम है आपकी, ये शुरू करने का कैसे विचार आया? क्योंकि कई सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप कुछ और भी कर सकते थे, वाई फिटनेस? देखिए, स्टार्टिंग में तो जैसे सब लोग करते हैं, मैंने भी वही सोचा कि अच्छा दिखना है, थोड़ा वेट कम कर लेना है, थोड़ा फिट लगना है। चूँकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ी रही हूँ और बहुत सारे ऐसे मेरे काम थे जहाँ मुझे अच्छा दिखना मेरे लिए अच्छा था जी। तो स्टार्टिंग तो मेरी वहीं से हुई कि चलो 1 घंटे का जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं, थोड़ा डाइट फॉलो कर लेते हैं। पर जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया अपना काम, अपना वर्कआउट, तो मुझे 2-4 महीने में ये फील हुआ कि वेट कम होना अलग चीज़ था जी। वेट कम होने के अलावा जो मुझे फ़ायदे हुए, जैसे मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया। सारे दिन अगर मैं काम करती हूँ और शाम में जाके 2 घंटे अगर मैं जिम को दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं रात में सोने के लिए आ रही हूँ तो मेरे दिमाग पे ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता था। वेट कम हुआ, ऑब्वियसली वेट कम हुआ, इसके अलावा मुझे बहुत सारे फ़ायदे दिखे कि स्ट्रेस लेवल पहले तो कम हो गया और वो बोलते हैं महिलाओं में ना कि स्किन अच्छी हो गई। तो स्किन अच्छी हो गई। आप जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। लाइक आपके बैक में पेन हो वो ठीक हो गया। ये प्रॉब्लम सारी महिलाओं को होती है, हर एज में होती है। ये नहीं है मैं कहूँगी कि आफ्टर 30 होती है, आफ्टर 40 होती है, हर एज की महिलाओं को ये प्रॉब्लम है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी वेट कम होने वाली प्रॉब्लम तो कम मतलब ठीक हो रही थी, बट उसके बाद मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस दिखे मेरे बैक पेन में, मेरे बाकी बॉडी चीज़ों में, और स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया। तो मैंने सोचा कि अब इसके बारे में मुझे थोड़ा ज़्यादा जानना है, थोड़ा ज़्यादा सीखना है, कुछ करना है अब इसमें। तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, लोगों से जो सीनियर्स हैं हमारे उनसे सीखना शुरू किया, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हमारे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट कम होता है, आप फुल्ली रिजुविनेट होते हैं और फ्रेश फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी फिटनेस की। एक आदर्श फिटनेस रूटीन कैसा होना चाहिए, ये सबके लिए बता दीजिए और ख़ास करके उन सभी महिलाओं के लिए तो ज़रूर बता दीजिए जो हमें देख रही हैं या कहीं टीवी लगाकर शायद हमें सुन रही होंगी, क्योंकि सुबह का वक्त है तो ज़रूर वो अपने घर में काम में लगी हुई होंगी। लेकिन एक आदर्श फिटनेस रूटीन के बारे में ज़रूर बताइए जो हर कोई फॉलो कर सकता है। देखिए, मैंने हमेशा बोला कि छोटे स्टेप से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में अगर आप, ठीक है बहुत काम होता है, खासकर महिलाओं के पास बहुत काम होता है, उनकी सुबह ही बहुत भाग भाग होती है, तो वो स्टार्ट ये कर सकती हैं कि हम एक कप ब्लैक कॉफ़ी से शुरू कर सकते हैं, 15 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप फ्रूट्स से स्टार्ट कर सकती हैं कि आप फ्रूट्स लें,
थोड़ा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपका बॉडी स्ट्रेच करे, लॉक ना हो जाए। नी लॉक होते हैं, शोल्डर्स लॉक की प्रॉब्लम होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी बॉडी को स्ट्रेच करें और अपने डाइट में थोड़ा सा विटामिन, थोड़ी प्रोटीन, थोड़ी ये सारी चीज़ को ऐड करें, क्योंकि आपकी बॉडी में वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रहा है आपके नॉर्मल हमारे खाने से। वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाता है जो बॉडी को चाहिए, जैसे विटामिन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ के लिए, लेकिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स तो बहुत बाद की चीज़ होती है। पहले तो आप अपनी बॉडी को एक रूटीन में लाए ना, कि हम सुबह उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक कप ब्लैक कॉफ़ी आपको बहुत फ़ायदा करेगा, और उसके अलावा आप फ्रूट्स पे आएंगे और अपनी बॉडी को थोड़ा डिटॉक्सिफाइड करेंगे कि आप जो ले रहे हैं वो आपकी बॉडी से गलत जो जा रहा है उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बॉडी को स्ट्रेच करें, या तो योगा कर लें आप, योगा भी सही है, योगा कर ले, इवनिंग वॉक करें। ये सारी चीज़ों को आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा। कुछ भी अगर आपको चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा तो देना होगा। बिल्कुल। और ये तो आपने सही कहा कि शुरू में 1 घंटे का वक्त निकालना तो बहुत मुश्किल हो सकता है, तो छोटे छोटे स्टेप से ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि हम उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर करते हैं तो शायद हम 1 घंटा भी अपने लिए सुबह में निकाल पाएँ। क्या सुबह का वक्त ही सबसे अच्छा है या शाम का भी कर सकते हैं? कभी भी आपको अगर दिन का टाइम मिलता है खाली, आप दिन के टाइम में 1 घंटे अपने आप को दे सकते हैं। बस ये है कि आपको अपने लिए टाइम देना है। और यकीन मानिए, अगर आप 1 महीने अपने आप को टाइम दे रहे हैं ना, तो उस 1 महीने में होने वाले चेंजेस के कारण आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे कि नहीं, ये चेंजेस तो मुझ में हुए हैं, चाहे थोड़े ही दिखे, कम ही दिखे, पर अगर आप उस चेंज को फील कर पाइएगा तो आप खुद से कंटिन्यू कर लीजिएगा उसको। और ये चेंजेस होने हैं, जब आप अपने बॉडी को एक अच्छे रूटीन में डालते हैं तो वो चेंजेस आप में आएंगे ज़रूर। आपने कंटिन्यूटी की अभी बात की। कई सारे लोग की फिटनेस जर्नी जो है वो बीच में जाकर के ख़त्म हो जाती है, और जैसे अभी अगर वो हमें देख रहे हैं तो वो मोटिवेटेड रहेंगे लाइक फॉर 4-5 डेज़ या 1 हफ्ते या 10 दिन, लेकिन ये मोटिवेशन थ्रू आउट नहीं चल पाता है। क्या करें उसके लिए ताकि ये मोटिवेशन जो है वो परसिस्ट करे, वो लंबा चले? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि 10 दिन करेंगे, तो 10 दिन करने के बाद आप अपने आप से एक बार क्वेश्चन जरूर करें कि इस 10 दिन में क्या हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है? इस 10 दिन में क्या मैंने लाइट फील नहीं किया है, या रिलैक्स फील नहीं किया है, या मुझे अच्छी नींद नहीं आई है? ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे। और आपको ये भी समझना होगा कि आज नहीं, चाहे आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, या आपके 40s में, 50s में आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने 50s में भी फिट रहें, अच्छे से चलें, वॉक करें, मतलब लोग अच्छे लगे। हाँ। बिल्कुल अच्छा लगे आपको कि हाँ, हम अभी भी हम खुद से वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। आपका एक ग्रुप भी होगा। जब आप बाहर निकलते हैं या ऐसे किसी पार्क में घूम रहे होते हैं या जिम में ही, या योगा सेंटर में, तो आपका एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि चलो आज तुम नहीं आए हो, आज मैंने कॉल करके आपको बुला लिया। तो ये थोड़ा थोड़ा करके ना आप खुद को मोटिवेट रख सकते हो कि मेरे में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे फील हो रहा है। ये खुद से सवाल करना है आपको कि ये चेंजेस आपके लिए कितनी ज़रूरी है। प्रीति जी, एक और सवाल है। जैसे अभी आपने कहा, आपने नंबर्स गिनाए अभी, जैसे 30s, 40s, 40+ में क्या समय देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और 40s में क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कर सकती हैं महिलाएं ख़ास करके? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि आज के लाइफस्टाइल में जो 15-16 एज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, आपके फूड्स हैबिट ख़राब हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अगर यहाँ से चलते चलते हम अपने 30s 40s में पहुँच गए और हमने अपने पे ध्यान नहीं दिया, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं जा रहा है, जैसा मैंने पहले भी बोला, कोई विटामिन्स नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके बालों के लिए, आपके मतलब हर चीज़ के लिए वो ज़रूरी है, और आप कुछ भी नहीं ले रहे हो। लोग कहते हैं मैं खाना अच्छे से खाती हूँ, ठीक है,
पर आप क्या खा रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर इंडियन खाने की बात करो तो सब कुछ है, पर तरीके से हम नहीं लेते हैं। स्पाइसी ज़्यादा होता है, ऑयली होता है, तो फूड हैबिट्स को थोड़ा चेंज करेंगे। और 40s में आपके जॉइंट्स को बहुत ज़रूरत होती है कि वो मूवमेंट करता रहे, उसकी मूवमेंट बनी रहे। आप अगर किसी मशीन को भी नहीं चलाओगे ना, छोड़ दोगे तो वो जाम हो जाएगा। तो 40s में, अब तो 30s ही मैं बोलती हूँ, 30s में ही नी की प्रॉब्लम होती है, लोग को नी में लोगों को पेन रहता है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, ये सारा कुछ होता है। अब 30s में ही स्टार्ट हो गया है। 40s तक तो जाते जाते लोग सरेंडर कर देते हैं कि भाई आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आपको जो डेली में करना चाहिए, वॉक कीजिए, आप अपने बॉडी को मूवमेंट दीजिए, मूवमेंट में रखिए, बॉडी को इतना रेस्ट मत दीजिए कि वो काम करना भूल जाए। जी। प्रीति जी, एक और बात बताइए कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप देना चाहती हैं, जो वेरी क्विकली हमारे ऑडियंस जो हैं उसको फॉलो कर सकते हैं? देखिए, एक कहते हैं ना कि पहले से ही ये चला रहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो थोड़ा सा अपने मन को मारिए, थोड़ा बेड पे थोड़ा पहले जाइए, मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में आप जो सारे दिन आप ये एक्सक्यूज़ देते हो ना, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, वॉक करने का टाइम नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी, थोड़ा टाइम निकालिए, मॉर्निंग में 1 घंटे आप वॉक कीजिए, अपने डाइट को थोड़ा सुधार लीजिए, बाहर का खाना, फास्ट फूड थोड़ा कम कर दीजिए। एक बार में नहीं होगा, पर कम आप जैसे आप कम कीजिएगा ना, आपको बहुत चीज़ें दिखने लगेगी कि मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मेरे मतलब फैट कम हो रहे हैं मेरे बॉडी से। तो अगर आपको ये छोटे छोटे चीज़ विजुअल होंगे ना, तो आप खुद से उसको आगे एक स्टेप से दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप आप करोगे। तो बस सुबह उठिए, 15 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, कुछ अच्छा खाइए, कॉफ़ी पीजिए, ब्लैक कॉफ़ी, शुगर सुबह सुबह नहीं, ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए। जैसे बोन्स के लिए आप लेते हैं, स्किन के लिए लेते हैं, ये सारे विटामिन्स आपको ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसका और कोई सोर्स नहीं है, जो है पर हम ले नहीं रहे हैं। तो ये फॉलो अगर आप इतना फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा ना, तो फिर आपको अगला स्टेप लेने का मन करेगा। जी। प्रीति जी, एक और बात बताइए कि वर्कआउट और मेंटल हेल्थ को आप कैसे जोड़ रही हैं, और क्या चेंजेस आप देखती हैं उन सभी लोगों में जो आपके यहाँ आते हैं और जो पहले से काफ़ी स्ट्रेस में थे, अब उनकी क्या पोजीशन है या क्या स्थिति है, या अब वो सिर्फ क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो उसे आप कैसे देखती हैं, ख़ास करके जिन लोगों के साथ आप काम कर रही हैं? देखिए, वर्कआउट करने से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश रखते हैं। अगर आप पढ़ेंगी भी तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को एक्टिव रखने से या वर्कआउट करने से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश तो रखते ही हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो ऑफिस की टेंशन, या जो बच्चे भी आते हैं 17, 18, 19 साल के जो बच्चे भी आ रहे होते हैं, वो भी अपनी पढ़ाई की, अपने करियर की टेंशन को लेके आ रहे होते हैं। पर वो जो 2 घंटे आप वहाँ दे रहे होते हैं जिम में या कहीं भी आप दे रहे होते हैं, उससे आपका सिर्फ बॉडी नहीं रिलैक्स हो रहा होता है, माइंड भी रिलैक्स होता है। वो सारे हार्मोन्स आपको बहुत रिलैक्स करते हैं और अच्छा करने के लिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप 2 घंटे चलिए आप 1 घंटे भी अपने आप को दे रहे हैं, तो वो आपको आपकी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेंगे, आपके काम में बहुत हेल्प करेंगे। सारे दिन आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो एक स्ट्रेस लेवल बनता है। हम लोग भी जब बहुत काम करते हैं तो शाम होते होते एक स्ट्रेस लेवल तैयार हो जाता है कि भाई आज तो बिल्कुल इतना काम है हमारे पास कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। हर दिन अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि नहीं, आज वर्कआउट कर लेना है। तो बस वो एक बार खुद को तैयार कर लेना है कि नहीं, कर तो लेना है, फिर आप उसको डिफरेंशिएट। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो आप वर्कआउट करेंगे तो वो ठीक होती जाएगी।
क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, और ये सारे लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि यू एज अ बिजनेस वुमेन, आप या इस तरीके की जो भी महिलाएं हैं वो अपने आप को कैसे फिट रख रही हैं, आप कैसे अपने आप को फिट रख रही हैं? क्योंकि जब आप ये सारी बातें बता रही हैं तो हम थोड़ा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि हम ये भी जानें कि आपका जो वर्कआउट का रूटीन है या जो आपका स्केड्यूल है पूरे दिन का, वो कैसा होता है। देखिए, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हमेशा खड़ी होती हैं कि भाई ये काम आप छोड़ दो, और ऑब्वियसली जहाँ आप जॉब कर रहे हो, जिससे आप अर्निंग है, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग जैसे मॉर्निंग से मेरी रूटीन शुरू हो जाती है, तो मॉर्निंग में एक मैंने टाइम सेक्शन बना रखा है कि ये टाइम सेक्शन मेरा इस चीज़ का है। घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, और बाहर भी काम देखना है, आप जहाँ जॉब कर रही हैं वो भी देखना है, अपना खुद का बिजनेस है वो भी देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप आज के डेट में अगर मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर कर देना तो दिन का सबसे मुश्किल काम है तो दिन का 1-2 घंटा आप बिल्कुल निकाल लीजिएगा। वो सारे टाइम अगर आप मोबाइल पे, मतलब कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे हैं। आज की प्रॉब्लम ये है। तो अगर मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर कर दे तो थोड़ा टाइम निकल जाएगा। और कुछ ऐसा क्रिएटिव करते रहने से ना आदमी हमेशा, मतलब खासकर मैं महिलाओं की बात करूँगी जो घर पे बैठी होती हैं, जिनके पास ठीक है उनकी प्रायोरिटी उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, बट अगर आप उससे निकल के 1 घंटे अपने आप को टाइम दे रही हैं तो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों को ना थोड़ा ज़्यादा देख पाइएगा। और आपके बच्चे भी इस चीज़ के लिए थोड़ा प्राउड फील करेंगे कि मेरी मम्मा ना कुछ कर रही हैं, कुछ वो भी आज के इस टाइम में ना फिट है। ये नहीं है कि सारा दिन घर में बैठ के वो टीवी देख रही हैं या उनको कुछ नहीं आता है। आज के जनरेशन की ये प्रॉब्लम है कि वो तुरंत आपको ये कहेंगे कि मम्मा आपको कुछ नहीं आता है। नहीं तो आपको भी सब कुछ आता है। आप भी बाहर निकलती हैं, आप भी काम कर रही हैं, आप भी अपने आप को लेके एटलीस्ट अपने को लेकर अपडेटेड हैं। तो ये तो करना चाहिए। हर महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 1 घंटे तो खुद को ज़रूर दें। जी। वो वक्त कोई सा भी हो सकता है। कोई सा भी हो सकता है। मॉर्निंग में दे दीजिए, आफ्टरनून में अगर आपको लगता है कि बच्चे स्कूल से आके रिलैक्स हैं, 1 घंटे आप दिन में दे दीजिए या इवनिंग में दे दीजिए। काम सबके पास बहुत है। बस आपको खुद के उसका टाइम मैनेजमेंट करना है। बिल्कुल। प्रीति जी, हम ये भी समझना चाहते हैं कि फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हैं, बहुत सारे मिथ जो हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप तक भी आते होंगे, आई एम श्योर। तो कौन कौन से मिथ हैं या क्या ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो लोगों के दिमाग में हैं? जैसे टाइमिंग को लेकर के भी बहुत सारे लोगों में है, जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि द आइडल टाइम इज़ मॉर्निंग टाइम। आप सुबह में दीजिए या इवनिंग में दीजिए, दिन की कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन आप उसको कैसे देखती हैं? क्या कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो हैं सोसाइटी में? बिल्कुल, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। पहली तो ये कि जिम नहीं जाना चाहिए, पहली गलत फहमी तो यही है। लोग अपने बच्चों को जिम भेजने से पहले 100 बार पूछते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हाइट तो नहीं रुक जाएगी, या जो औरतें आती हैं हमारे पास आफ्टर मतलब 30-40s में, तो मुझे तो ये प्रॉब्लम है, ये बढ़ तो नहीं जाएगा। अच्छा। मुझे जिम करने से मेरे जॉइंट्स में पेन तो नहीं हो जाएगी, या सिंपल आप ये कहिए कि कुछ ऐसे मिथ है कि जैसे हमारे पास लोग आते हैं, मुझे ना कुछ करना नहीं है, बस मुझे अपना पेट कम करना है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई चीज़ वर्क करता है, आपके फुल बॉडी पर वर्क कर रहा होता है। पेट कम करने जैसी कोई सिस्टम नहीं होती है। तो अगर आप वर्कआउट करेंगे या डाइट करेंगे तो आपके फुल बॉडी से फैट कम हो रहा होता है। और सेकेंड ये कि अगर आप बोलती हैं मॉर्निंग के टाइम में, हाँ बेस्ट होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है, खाली पेट में मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। क्योंकि उस समय आपका पेट पूरे 7 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे का खाली होता है, फास्ट पे रहता है। फास्ट पे होता है। तो आप उस समय अगर वर्कआउट करती हैं तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो मैं इन सारे मिथ को लेके बस ये बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ना तो आपकी हाइट रुकेगी, ना जिम से कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके जॉइंट्स में पेन होंगे, ना ही ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक एक्टिविटी है
जो आप या तो जिम में जाके कर ले, या फिर पार्क में जाके कर ले। इवन मैं बच्चों को बोलती हूँ आप कोई गेम ज्वाइन कर लो, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बस एक्टिव रहना चाहिए। सारे दिन टीवी के सामने ना बैठ के आप अपने आप को ना आप खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। एक टाइम आएगा जब आप 30s में भी उठने के लिए सहारा लेंगे कि भाई मुझे, और है नीचे बैठ के उठने में मुझे प्रॉब्लम है, मैं उठ नहीं सकती हूँ। मैंने कहा मैम आप 15 दिन मुझे दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं, कोई इशू नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जिम आइए और डंबल्स उठाइए और बॉडी बना लीजिए, बिल्कुल। जिम हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे वेट कम करना है, मुझे फिट रहना है, मुझे एस्थेटिक दिखना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे मस्कुलर होना है, मुझे कंपटीशन खेलना है। अब तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, नेशनल लेवल पे गेम होते हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे गेम होते हैं। बस आप अपने गोल को सेट कीजिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि फिटनेस को ना गोल मत बनाइए। अच्छा। ये एक जर्नी है। ये मत सोचिए आप कि आपको कहीं पहुंचना है। मुझे 3 kg वेट कम करके ना यहाँ पहुँच जाना है। मुझे ये लाइफ लॉन्ग करना है। जैसे मैंने 10 साल से शुरू किया तो मुझे 50 साल तक करना है। चेंजेस हो सकते हैं, पहले आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, बाद में सिंपल वॉक कर रहे हो, पर करना है। कुछ ना कुछ करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और आप इतना मोटिवेट कर रही हैं, सुबह सवेरे का वक्त है, तो मुझे लगता है आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो है वो भी मोटिवेट हो रही होगी। प्रीति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, सुबह सवेरे का आपने इतना इम्पॉर्टेंट वक्त हमारे लिए निकाला। आई एम श्योर ये आपके भी जिम का और एक्सरसाइज का टाइम होगा, आपने हमारे लिए ये वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रचना जी। जी हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि हम महिला उद्यमियों से आज आपको मिलवाने वाले हैं, और बात अभी हम थोड़ी ही देर पहले हेल्थ की कर रहे थे और अब हम बात करने वाले हैं फैशन की। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हर कोई अप टू डेट दिखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, एस्थेटिकली बहुत प्रेजेंटेबल लगना चाहता है, क्योंकि आज के समय की जो डिमांड है वो आपसे यही कहती है कि आपको एकदम ऑन पॉइंट लगना है। जी हाँ, तो आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवा रहे हैं जो फैशन, जिन्होंने खूब पढ़ा है, साथ ही फैशन पढ़ा रही हैं, उसके अलावा ट्रेनिंग भी देती हैं वो बच्चों को, और वो सिखाती हैं हस्तकलाएं अलग अलग, क्योंकि उनकी खुद की एक्सपर्टीज़ हैं इन सारी चीज़ों में। तो वो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को खुद भी एक्सप्लोर कर रही हैं, बच्चों को सिखा भी रही हैं, कॉलेज में पढ़ा भी रही हैं, और साथ ही साथ अपना एक बूटस्ट्रैप बिजनेस अंगिका क्रिएशंस जो है वो भी वो चला रही हैं। तो वो एक बिजनेस वुमन हैं और उसके साथ साथ ही टीचर भी हैं, और उन्हीं से आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि फैशन इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व कर रही है, फैशन इंडस्ट्री में वो क्यों आई और उनका क्या मोटिवेशन रहा इस तरफ आने का, और क्या कुछ सिखा रही हैं वो बच्चों को। इसी विषय पर आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं अनुश्री जी, जो कि JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना में एज अ प्रोफेसर हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अंगिका क्रिएशंस जो है वो उनका एक ब्रांड है जो वो चला रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। धन्यवाद। अनुश्री जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये फैशन जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे ये लगा कि इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और इसमें कुछ अलग कर सकते हैं। जी, मुझे बचपन से ही मुझे कला के क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था, और मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ नया करती रहती थी। तो इसे मेरे परिवार वालों ने, मेरे माता पिता ने इसे देखा और इसे काफ़ी सराहा। तो लगा कि इसे कुछ कला के क्षेत्र में भेजा जाए और इसे कुछ सिखाया जाए। तो मैंने कुछ ट्रेनिंग ली उस समय, और फिर धीरे धीरे मैंने उसी टाइम पे, मतलब जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो उसी टाइम मुझे लोक कला की तरफ मेरी रुझान हुई, और मैंने लोक कला के बारे में जाना। और कुछ ना कुछ हमेशा से नया करने का जो मेरे अंदर जो ललक रहती थी, तो उस कारण से कुछ नया आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव चीज़ बनाना, कुछ यूनिक प्रोडक्ट को तैयार करना, इस कारण से मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करने की प्रेरणा मिली। और मैंने इस तरफ अपने करियर को चुना और फैशन डिज़ाइनिंग की, और अभी मैं इसके ऊपर कर रही हूँ काम। जी जी। जैसा कि आपने कहा कि फैशन तो मैं अगर कहूँ तो हर महिला के वो दिल के बहुत करीब रहता है, क्योंकि हर महिला चाहती है वो अच्छे लगे, और इनफैक्ट अब पुरुष भी चाहते हैं कि वो अच्छे ही लगे। लेकिन पारंपरिक लोक कलाओं के प्रति रुझान कैसे इतना बढ़ गया, और क्योंकि वो एक एकदम सेपरेट अलग चीज़ है, फैशन डिज़ाइनिंग को हम अलग उससे सेपरेट कर सकते हैं, लोक कला बिल्कुल अलग चीज़ है। उस तरफ जो रुझान है वो कैसे हुआ, और कौन कौन सी ऐसी लोक कलाएँ थी जिसमें आपका इंटरेस्ट शुरुआती दौर में डेवलप हुआ, और अब तो आप काफ़ी
सारी चीज़ें करती हैं, तो वो कैसे एक्सप्लोर किया आपने उसे? स्टार्टिंग इसका ऐसे हुआ कि मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ स्टार्टिंग से ही मतलब बचपन से ही मैं देखती आती कि विषहरी पूजा बड़े स्तर पे मनाया जाता था, और विषहरी पूजा में जो पेंटिंग की जाती थी वो मंजूषा पेंटिंग होती थी। तो मैं ये पेंटिंग बराबर देखती रहती थी, तो मेरे अंदर ये लगा कि इस विषहरी पूजा में इस तरह की ही पेंटिंग क्यों की जाती है। तो मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, और फिर मैंने जब जाना, इसकी कहानी को सुना कि ये मंजूषा पेंटिंग जो ये ऐसी एकमात्र कला है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप सारी घटना को दिखाया जाता है। अच्छा, ये क्रमिक रूप से सारी घटनाएं होती है कि पहले जो घटना घटी उसके बाद क्या घटा, तो उसको उस तरह से क्रमिक रूप से दिखाया जाता है। तो मैं जब इसके बारे में कुछ जानी कि इसके पीछे ये कहानी है, ये विहला विषहरी पर आधारित है, तो मेरे अंदर और भी इंटरेस्ट जग गया इसको और जानने के, इसके अंदर मतलब और बारीकी से जानने के लिए। तो फिर मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली। उसके बाद इसी दौरान मैं जब ये ट्रेनिंग ले रही थी, जब मैं ये सीख रही थी, तो और भी कलाएं मेरे जैसे कि मधुबनी पेंटिंग के बारे को देखा, को जाना। और फिर जब मैं पटना आई तो मधुबनी पेंटिंग को और विस्तार से जाना और इसके ऊपर, इसके अंदर की बारीकी को समझा। और फिर धीरे धीरे मतलब मंजूषा पेंटिंग मैं भागलपुर से स्टार्ट की, फिर मधुबनी पेंटिंग की, और फिर इसी बीच मुझे पद्मश्री श्री अशोक विश्वास सर जी से मिलने का मौका मिला, और मैंने उनसे पर्टिकुलर टिकुली पेंटिंग के बारे में जाना, और टिकुली पेंटिंग पर मैंने काम स्टार्ट किया। तो इस तरह से एक एक करके मैं सारी कला को सीखती चली गई, और कहिए तो अभी भी मेरा ये जारी है सीखना। हाँ, अभी भी है कि और भी मैं भी ऐसी बहुत सी लोक कलाएं हैं, मतलब सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि कहिए कि इंडिया में जो और भी अलग अलग क्षेत्र में जो उसकी लोक कला है उसको सीखने की मेरे अंदर वो ललक है, और मैं अभी उस पर भी काम कर रही हूँ। तो बिहार की कितनी लोक कलाओं पर अभी आप काम कर रही हैं? जैसे आपका ब्रांड भी है, उस पर भी हम आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रही हैं? जैसे अभी आपने चर्चा की मंजूषा पेंटिंग की, टिकुली आर्ट की, और मधुबनी पेंटिंग की। मंजूषा पेंटिंग पे काम किया है, मंजूषा, मधुबनी, टिकुली, कुछ एम्ब्रॉयडरीज भी हैं। अच्छा। जिसके ऊपर मैंने काम किया है। सुजनी वर्क जो बिहार की ही है, वेस्ट बंगाल की काथा वर्क, फुलकारी पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। फिर उड़ीसा की जो आपकी एप्लिक वर्क है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरह से फैशन के दौर में देखिए तो लोक कला को फैशन से मतलब भी रिलेट करके उसके ऊपर भी फ्यूजन आर्ट कह सकते हैं एक तरह से, उसके ऊपर भी काम जारी है। जी, जैसा कि अभी आप चर्चा कर रही थी फ्यूज़न आर्ट आपने कहा, तो ये पारंपरिक लोक कलाएं हैं, इसे अगर हम कंटेम्प्रेरी बनाना चाहते हैं, समकालीन चाहते हैं, तो ये कैसे आप कर पा रही हैं? क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक पारंपरिक लोक कला है और उसको फिर आप फैशन के माध्यम से या डिज़ाइनिंग के माध्यम से आप उसको जन जन तक पहुंचा रही हैं, और लोगों में ये अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही हैं कि वो अपने लोक कलाओं के बारे में ज़्यादा बेहतर जाने और उसे पहने और फ्लॉन्ट करें बेसिकली। तो कैसे आप इसको मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर पा रही हैं? जी, फैशन जो है वो हमेशा बदलते रहता है। फैशन मतलब कि तो वो उसका ट्रेंड हमेशा चेंज रहता है। कुछ इतिहास से भी मतलब वो रिपीट होते रहता है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम अचानक से भी किसी भी आजकल की युवाओं को कहेंगे कि आप परंपरा से जुड़िए, आप अपनी संस्कृति से जुड़िए, तो वो कहेंगे कि क्या आउटडेटेड ये बात हो रही है, आउटडेटेड है ये सब, तो कौन परंपरा को कौन फैशन में लाता है। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल के जो फैशनेबल ड्रेस हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, मैं उसको लेती हूँ। माध्यम होते हैं मेरे आजकल के ट्रेंड, और मैं परंपरा जो पारंपरिक लोक कलाएं हैं वो उसके ऊपर मैं चित्र उकेरती हूँ। तो जिस तरह से कहिए कि माध्यम मेरे एसेसरीज हो सकते हैं, आजकल के एसेसरीज हैं, जैसे बैग्स हो गए, स्लिंग बैग ट्रेंड में है, कॉट सेट है, इस तरह से मैं जो भी आज के ट्रेंड को लेती हूँ, माध्यम उसको बनाती हूँ और लोक कला को उसके ऊपर सजाती हूँ, उसको बनाती हूँ, चित्रकारी करती हूँ। तो इस तरह से लोग ट्रेंड भी फॉलो कर लेते हैं और परंपरा से भी जुड़ जाते हैं। तो ये मेरा चल रहा है इस तरह से काम। जी जी। अब बात करते हैं आपके ब्रांड के बारे में। अंगिका क्रिएशंस ये आपका ब्रांड है। ये ब्रांड बनाने की आपको कैसे सूझी और क्यों लगा कि आप चूंकि फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, आपका तकरीबन 15-20 साल का अनुभव है इसमें, तो हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे आपने ये सोचा कि अब चलो इसको एक बिजनेस का भी रूप देना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए? जी,
सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ, तो भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की जो भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसे हम लोग अंगिका बोलते हैं। तो अंग मतलब संस्कृति, अच्छा। वहाँ की संस्कृति। तो अंगिका शब्द में मतलब वहाँ से मैंने शब्द लिया और अपने क्रिएशन, अपने ब्रांड का नाम मैंने अंगिका रखा। अंगिका क्रिएशंस मतलब बहुत सारी क्रिएशन का उसमें समावेश, तो इसलिए मैंने यहाँ से मैंने अपने नाम को चुना। और इसका उद्देश्य यह था कि आजकल की युवाओं को इसके ट्रेंड्स के साथ साथ परंपरा से जोड़ना। हाँ। इसलिए मैंने अपने ब्रांड का नाम अंगिका क्रिएशन रखा, और जिसमें कि लोक कला भी शामिल है, फैशन की भी विधा जो भी शामिल है वो सारे इसमें समावेश के साथ है। चूँकि हम शुरुआत में भी ये बात कर रहे थे कि आप एक प्रशिक्षक भी हैं, शिक्षिका भी हैं, और आप लोगों को सिखाती हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं आपके सामने जब आप लोगों को इस तरीके की कला सिखाती हैं? तो और इस समय आपकी भी कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो बढ़ जाती हैं, जो आपको लगता है कि आप चूँकि एक लोक कलाकार भी हैं, तो वो कैसे आप सिखा पा रही हैं और कैसे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी, एक प्रशिक्षक, एक काउंसलर के नाते, एक बिजनेस वुमेन के नाते मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि लोग मेरे अनुभव से मतलब का प्रयोग करके अपना रास्ता सही चुन सकें। तो एक प्रशिक्षक के नाते मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप जो भी कला सीख रही हैं, जो भी आप अपने ट्रेंड को तो फॉलो करिए ही, लेकिन अपनी परंपरा को ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपनी परंपरा को भूल जाएंगे तो आपके बाद वाली जो पीढ़ी है वो अपनी परंपरा से मतलब विलुप्त ही हो जाएगा एकदम। मतलब कहने का है कि वो उसके से मतलब रास्ते से हट जाएंगे, भटक जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को उस तरह से अपने ट्रेंड को फॉलो करने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी फॉलो करिए। और चूंकि मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ, एक उद्यमी भी हूँ, तो मैं अपने स्टार्टअप के लिए लोग को प्रेरित करती हूँ कि आप स्टार्टअप करें, अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। और काउंसलर के रूप में मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि आप अपने रुचि के अनुसार से, मैं सामने वाले व्यक्ति के रुचि को पहचानती हूँ कि आपको किस विधा में रुचि है, आपको क्या करना पसंद है, आप किस क्षेत्र में जाएं, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए मैं उसे सही रास्ता दिखाती हूँ और उसके लिए मैं उसकी मदद करती हूँ। मैम, जब आप युवाओं को प्रशिक्षण देती हैं तो कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो खासकर जो बिहार में जो जितनी भी प्रचलित कलाएं हैं उसमें से कौन सा वो सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और किसका वो समझते हैं कि मार्केट ज़्यादा बेहतर है? या आप प्लीज़ हमें ये भी थोड़ा सा समझाइए कि किसका मार्केट ज़्यादा ग्लोबल है? जी, अभी तो मधुबनी पेंटिंग को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी हैं और लोग मधुबनी पेंटिंग को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कलर्स की कोई बहुत सारे कलर्स उसमें होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, मतलब जितने भी कलर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी तो ज़्यादातर मधुबनी पेंटिंग्स की ही ज़्यादा ट्रेंड में है और लोग आजकल के युवा भी उसी को सीखना पसंद कर रहे हैं। बट मैं मंजूषा पेंटिंग भी करती हूँ, टिकुली पेंटिंग भी करती हूँ, और मैं भागलपुर से जुड़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग भागलपुर की पेंटिंग मंजूषा को जानें। इसके लिए मैं लोगों को प्रेरित करती हूँ कि आप मंजूषा को पहचानें, उसकी कला को समझें, उसके मोटिव्स को समझें कि वो क्योंकि उसकी कहानी जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो उसको मैं बताती हूँ। तो जब वो लोग जिसको जानते हैं तो फिर उसमें लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें 3 ही कलर यूज़ होते हैं, ब्लू, येलो, रेड, तो सॉरी ग्रीन, येलो, रेड, तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं सारे कलर? तो उसके एक कथा के आधार पे वो इस तरह से यूज़ किया जाता है और इसमें लोग को ज़्यादा पसंद मधुबनी पेंटिंग होती है। लेकिन मैं लोगों को प्रेरित कर रही हूँ कि मंजूषा भी लोग सीखें और भी लोग कलाएँ हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। जी, जैसे अभी आप मंजूषा पेंटिंग का जिक्र कर रही थी, क्या आप जब हम फ्यूजन करते हैं अलग अलग चीज़ों का और उसको कंटेम्प्रेरी बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ उसमें अलग कलर्स ऐड नहीं कर सकते? क्या उससे कहानी कुछ और हो जाएगी, बदल जाएगी, या इस तरीके का क्या इनोवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, अगर हम इसमें इनोवेशन कर देते हैं तो फिर उसकी उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें किसी भी लोक कला के अस्तित्व को खत्म नहीं करना है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स में कचनी, भरनी, डबल लाइन्स की यूज़ होती हैं। अगर हम उसके अस्तित्व को चेंज कर दें और उसके मोटिव्स को ही चेंज कर दें तो फिर वो मधुबनी पेंटिंग नहीं कहलाएगी। उसी तरह टिकुली पेंटिंग की भी जो अस्तित्व है, जो कलर्स जिसमें यूज़ होते हैं,
इसलिए किसी के भी चीज़ के अस्तित्व को हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। फ्यूज़न करना है तो हम किसी भी दो कला को मिक्स करके उसको रिलेट करके बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो मंजूषा पेंटिंग में होती है कि 3 कलर्स जो होते हैं उसमें कोई भी कचनी का यूज़ नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ फिलिंग ही होती है और ग्रीन कलर से आउटलाइन किया जाता है जी। जिस तरह से मधुबनी में हम लोग ब्लैक से आउटलाइन करते हैं, या फिर आजकल सिर्फ ब्लैक ही नहीं रह गया, लोग उसको चेंज करें, क्योंकि मधुबनी में बहुत सारे कलर्स होते हैं तो वो रेड से भी कभी कभी मतलब सिंगल कलर से पूरा बनाते हैं, तो ब्लैक का कहीं यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे डबल लाइंस का यूज़ होता है। और मंजूषा में ग्रीन से आपको आउटलाइन करना है और भरनी के लिए आप येलो ब्लू का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन भी भरने के लिए यूज़ किया जाता है जी। तो इसलिए हम लोग लोक कला के अस्तित्व को नहीं बिगाड़ते, नहीं तो अगर अस्तित्व को चेंज कर देंगे तो फिर लोग वहाँ तक उसके जड़ तक नहीं पहुँच पाएंगे, फिर वो धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे और उसको लोग बदलते जाएंगे, तो फिर संस्कृति खत्म हो जाएगी। संस्कृति को जीवित रखने के लिए अस्तित्व को बनाए रखना जरूरी है। और फ्यूजन कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन यही है कि उसको एक कैलकुलेटेड वे में करना होगा। फ्यूजन कर सकते हैं बट लेकिन आप जो भी ट्रेंड जैसे अभी मैंने कहा कि आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं, तो ट्रेंड तो आप आजकल के ले रहे हैं, वो आपका उसी में मिक्स हो गया और आपने लोक कला को उसके ऊपर उकेरा है, तो वो एक तरह से फ्यूजन ही हो गया। अब हम फ्यूजन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी लोक कला के अस्तित्व को मिटा दें, खत्म कर दें, तो फिर पहचान नहीं रह जाएगी, तो फिर वो फाइन आर्ट का रूप ले लेगी और वो दूसरी कला का रूप ले लेगी। तो हर एक कला एक से भिन्न है, अलग है, तो उसके अंतर स्पष्ट होने चाहिए कि ये कला भिन्न किस तरह से है। जी जी। एक और चीज़ अनुश्री जी हमें समझाइए कि क्या आपको लगता है कि बिहार की पारंपरिक कला को ग्लोबल पहचान मिलनी चाहिए? ये ग्लोबल बनाने की जो कोशिश है, इसमें इसको आप कैसे देखती हैं और आपका इसमें किस तरीके का प्रयास है? कैसे आप अपने तरफ से ये कोशिश कर रही हैं ताकि ये ग्लोबली लोगों तक पहुँचे? जी, ग्लोबली तो लोक कला को पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जब वो वैश्विक स्तर पे जब वो जाते हैं तो इससे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि पहले कुछ वर्ष पहले लोक कला जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, और अभी लोगों के बीच में ये जागरूकता लोगों तक पहुंची है और कलाकार की मेहनत ने रंग लाई है, और कलाकार इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करके अपनी कला को मतलब अपने राज्य से बाहर देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। और वैश्विक स्तर मिलने से आपकी मार्केटिंग बढ़ती है, आपकी रोजगार बढ़ती है, लोगों तक रोजगार पहुंचता है, नए नए लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं उसके लिए एक रास्ता खुल जाता है कि अगर इसमें इसका फ्यूचर है कि नहीं। तो वैश्विक स्तर पहचान मिलने के बाद ही इसका फ्यूचर भी नज़र आएगा, नए लोग इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि इसमें फ्यूचर है, तो इसमें आना चाहिए, इस चीज़ को सीखना चाहिए, और इसको सीखने से रोज़गार मिलेगा, लोगों तक इसका मार्केट बढ़ता है। और इसमें सोशल मीडिया का काफ़ी इसमें योगदान रहा है इसको वैश्विक स्तर पे। अभी भी बहुत सारी ऐसी कलाएँ हैं जिसको अभी वैश्विक पहचान नहीं मिली है, जिसकी ज़रूरत है, और बहुत सी लोक कलाओं को मिल चुका है, वैश्विक पहचान मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, और ताकि लोग इसमें जागरूक हों, लोगों कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, और नए लोग इससे जुड़ सकें। जी जी। एंड आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम और जगहों की जो लोक कलाएं हैं उनको भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उसको सीख भी पा रहे हैं। अब तो यूट्यूब जैसा एक ऐसा माध्यम है जिससे काफ़ी लोग चीज़ें सीख रहे हैं। हमें ये भी थोड़ा सा बताइए कि आप चूँकि बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स जानती हैं और करती हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है, और आप अपने ब्रांड की पहचान कैसे बनाना चाहती हैं? क्या अपने उस फेवरेट से आप बनाना चाहती हैं या चाहती हैं कि मिसलेनियस चीज़ें हों उसमें और लोग उसको जानें? सबसे पहले तो मैं अपने भागलपुर की पेंटिंग को मतलब चाहती हूँ कि लोग, क्योंकि मेरा लोगो भी जो है वो अंगिका क्रिएशंस में मंजूषा पेंटिंग से ही है। तो मंजूषा पेंटिंग अभी बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, खास करके पटना में अभी मैंने जहाँ तक देखा है मधुबनी को लोग ज़्यादा समझ रहे हैं और लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरा एक अभी समझिए चैलेंज है मेरे सामने कि मंजूषा को किस तरह लोगों के लिए प्रिय बनाया जाए, लोगों को पसंदीदा बनाया जाए लोगों के लिए। तो मेरा काम अभी इसके ऊपर चल रहा है, और मैं मंजूषा पेंटिंग के ऊपर काम कर रही हूँ, और जिसमें मैंने अभी जैसे कि मैंने बताया कि किसी के भी अस्तित्व को ख़त्म नहीं करना चाहिए, फ्यूज़न में आप कर सकती हैं, ट्रेंड ले सकती हैं। तो मैंने अभी हाल में ही एक साड़ी पे डिज़ाइन की थी जो कि मंजूषा पेंटिंग थी, और वो बिहार के ही लोक पर्व छठ
छत के ऊपर मैंने उसके ऊपर काम किया और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया और काफ़ी सराहा लोगों ने। तो ये अच्छा लगा कि लोग इसे भी पसंद कर रहे हैं, इसे जान रहे हैं, उस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि मंजूषा पेंटिंग में ज़्यादातर बिहुला बिसरी के ऊपर आधारित सारी चीज़ें होती हैं, तो वही कहानी वही होती है। तो मैंने यहाँ पर चेंजेस किए, तो ये फ्यूजन ही से बोला जाएगा। लेकिन मैंने अस्तित्व को चेंज नहीं किया, कलर्स वही रखे और मोटिव्स भी वही रखे, जो कि जो भी मोटिव्स उसमें यूज किए जाते हैं मैंने सारा कुछ वही रखा। बट ट्रेंड थोड़ा सा, मतलब जो मेरा माध्यम था वो चेंज हुआ और दिखाने का जो तरीका था वो चेंज हुआ। बस तो इस तरह से मैं अभी अपने ब्रांड में इसी को शामिल रखी हूँ। और मेरे ब्रांड में बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें भी हैं। मैंने मधुबनी भी रखा है, मधुबनी पे भी काम करती हूँ और टिकुली पे भी करती हूँ, तो मैंने वो सब भी चीज़ें भी रखी है। बट लेकिन मेरा अभी मेन जो है वही मंजूषा को लेकर के अभी है। अनुश्री जी, ये भी बताइए ज़रा कि बिहार की कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिस पर काम करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है और जिसे बिहार में ही जिंदा रखने की पहले तो ज़्यादा ज़रूरत है, बाद में हम उसको ग्लोबल लेवल तक लेकर के जाएंगे। कई सारे आर्ट फॉर्म्स है जिसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे अपने सॉफ्ट स्टोरी में। तो कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या बहुत कम हो रही हैं, या जिसके आर्टिजन्स जो हैं वो कम रह गए हैं? अभी एम्ब्रॉयडरीज़ में बहुत सारी ऐसी एम्ब्रॉयडरीज़ हैं जिसे लोग नहीं जान रहे हैं। और पेंटिंग्स में तो अभी सारी पेंटिंग्स जो चल रही हैं, जैसे कलमकारी है, उसमें भी लोगों को और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरीज़ के पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है और लोगों को तो किसके पहचान दिलाने की ज़रूरत है। जैसे सूचनी को तो GI टैग मिला हुआ है और भी ऐसी बहुत सारी क्षेत्र की जो कलाएं हैं उसको दिलाने की ज़रूरत है, मतलब ग्लोबल। अनुश्री जी, एक छोटा सा संदेश बिहार की हस्तकला को लेकर आप क्या देना चाहती हैं और हमारे ऑडियंस से आप क्या अपील करना चाहती हैं कि वो कैसे समझे बिहार को और उसकी हस्तकला को? बिहार की लोक कला को आप अपनी संस्कृति से जोड़ के समझें कि आप जिस भी जगह की जो भी कला है क्यों आई, क्यों, क्या कारण हुआ इसके आने का, इसके तह तक जाएं और इसको बारीकी से समझें और इसके ऊपर ज़्यादातर काम करने की कोशिश करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को अपनी परंपरा से तो जुड़ना ही चाहिए और साथ ही साथ इको फ्रेंडली भी बनना चाहिए। बिल्कुल। सस्टेनेबल पे काम करें, सस्टेनेबल फैशन पे, हाँ, सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दें, उस पर काम करें, इको फ्रेंडली बने, ताकि जो भी एक ऐसी समाज की कल्पना करें जो जीरो वेस्टेज हो। बिल्कुल। और मतलब सारा कुछ जो भी सस्टेनेबल पे काम होगा तो, और जब हम नेचर फ्रेंडली बनेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़, हमारी समाज की जो कल्पना होगी वो जीरो वेस्टेज पे होगी। और सस्टेनेबल के 3R को समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को। तो जैसे कि इसका रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस आप कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अपने जो भी आप चीज़ें बना रही हैं उसमें सोचें कि मैं कम से कम संसाधनों का ऐसा चीज़ में यूज़ करूं जिसमें संसाधन की खपत कम हो। हाँ, और रीयूज़ करने की कोशिश करें कि मैं इसे बार बार यूज़ कर सकूं। आजकल के जो ट्रेंड है कि आजकल के जो युवा लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, आज ये एक बार यूज़ कर लिया तो अब तो इसका कोई काम नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बार बार इसका यूज़ करना चाहिए। और जब वो यूज़ करने लायक ना रह जाए तो आप रिसाइकल यूनिट को दें और उसे कचरे में ना फेंकें। और रिसाइकल यूनिट उससे अपने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, जो भी रियूजेबल होते हैं, वो निकाल करके फिर से इसको यूज़ में लाते हैं। तो इस तरह से आप अपने करने के लिए आप सस्टेनेबल को बढ़ावा दें, इको फ्रेंडली बने। बिल्कुल। अनुश्री जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, सुबह आपने इतना अच्छा समय दिया हमारे दर्शकों को, बिहार की हस्तकला के बारे में, बिहार की लोक कला के बारे में दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा। तो अगली सुबह हम फिर आएंगे और आपसे ऐसे ही जुड़ेंगे। आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।